हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से 9th का यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर होगा और उसका इंट्रोडक्शन होगा। तो आज से हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री आगे पढ़ेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर लास्ट तक जाएंगे। तो सबसे पहले आज लिखे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इसको में सबसे पहले हम ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर यूक्लिड का जो अभिधारणा है, डिफिनेशन है और परिभाषा है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज इसमें जानेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे यूक्लिड। यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, जो ग्रीक के थे, यूनान के रहने वाले थे। यूक्लिड उन्हीं का नाम है ये। और ये है ज्यामिति। तो सबसे पहले ज्यामिति है क्या, इसी के बारे में जानते हैं। तो जो ये ज्यामिति शब्द है, ज्यामिति, यह जो है दो शब्द से मिलकर बना, और यह जो है ज्योमेट्री का हिंदी होता है, जियोमेट्री। ज्यामिति को अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं, उसी का ये हिंदी है। ज्योमेट्री जो शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा का होता है, यूनान का होता है, जहाँ का यूक्लिड रहने वाले थे। तो ये जो शब्द है, पहला जो शब्द होता है वो होता है जियो, और दूसरा जो शब्द है वो है मेट्र। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर हमारा ज्योमेट्री बना। पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है मेट्र। जियो का अर्थ होता है भूमि, और मेट्रन का अर्थ होता है मापना, मिति या मापना। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रन का अर्थ होता है मिति या मापना। वही ज्योमेट्री हुआ जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें भी है, ये होता है जया और दूसरा होता है मिति। जया का मतलब भी होता है भूमि या पृथ्वी कह सकते हैं, और मिति का मतलब होता है मापना। तो यहाँ से कहने का मतलब है, यहाँ से भी देखेंगे इंग्लिश का करें या हिंदी का करें, दोनों सेम ही चीज़ है। जया का मतलब होता है भूमि और मिति का मतलब होता है मापना। जियो का मतलब भी भूमि और मेट्रन का मतलब मिति या मापना। यहाँ से क्या होता है, अर्थात इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भूमि का मापना, भूमि का मापना। ज्योमेट्री का मतलब हम लोग सीधा कर सकते हैं, इसका मतलब होता है भूमि का मापना। और यहीं से कहा जाता है कि ज्योमेट्री का जो स्टार्ट हुआ है, भूमि को मापने को लेकर स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले जब भूमि मापने का काम आया था तो वहीं से ज्योमेट्री निकला है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ज्योमेट्री कहेंगे किसको। ये तो इसका शब्द हो गया। ज्योमेट्री कहेंगे कि वैसा मैथ का वह शाखा। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं मैथ में। ज्योमेट्री जो हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है या मैथ से मिलता है, गणित में पढ़ने के लिए। और बोलेंगे ज्योमेट्री जो है मैथ का एक शाखा है, मैथ का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्री आकृति। ज्योमेट्री आकृति कहने का मतलब हो गया बिंदु हो गया, लाइन, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, और त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। जितना भी प्रकार का आकृति मिलता है सबको बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय आकृति। उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसको मापने को लेकर अध्ययन करते हैं। उसको मापते हैं, उसका क्षेत्रफल मापते हैं, परिमाप मापते हैं, लंबाई मापते हैं, चौड़ाई मापते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसी को बोलते हैं ज्यामिति बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये सब यूक्लिड का। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ज्यामिति में यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी और कुछ अभिधारणाएं दी थी, कुछ अभिगृहित दी थी। तो वो जो परिभाषा, अभिगृहित और अभिधारणा दी वो सर्वव्यापी है और पहले से सिद्ध किया हुआ है। और ये सब हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे जब भी ज्योमेट्री आएगा हम लोग को तो वहाँ पे ये सब का यूज होगा। इसके बिना हम लोग का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले अब अभिधारणा और अभिगृहित देखेंगे यूक्लिड का, उसके बाद फिर आगे। अब हम लोग यूक्लिड के अभिगृहित के बारे में पढ़ेंगे। अभिगृहित यहाँ पे जो लिखे हैं ये सारा है यूक्लिड का अभिगृहित, टोटल 7 तरह का। तो सबसे पहले यूक्लिड का अभिगृहित में क्या करता है, पहला है वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहता है कि जो वस्तु एक दूसरे के बराबर हो तो वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कहते हैं कि एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, और एक आयत है जिसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और दिया हुआ एक आयत का क्षेत्रफल और एक
वर्ग का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर है। एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, एक आयत है, एक आयत है, ये आयत है, ये वर्ग है। ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो यहाँ से अगर ये दोनों बराबर है तो कहेंगे कि त्रिभुज और वर्ग का भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। या कह सकते हैं कि अगर कोई दिया हुआ है a बराबर b और b बराबर c, तो यहाँ से हम कहेंगे कि a बराबर c भी होगा। पहला भी धारणा यही कहते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट से मतलब है। दूसरा क्या कहते हैं, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लेते हैं कोई दो नंबर है, कोई नंबर है, पहला भी नंबर 3 है, दूसरा भी नंबर 3 है, और कहता है दोनों नंबर बराबर में, यहाँ पे दिया बराबर को बराबर में जोड़ा जाए। यहाँ पे 3 है, पहला 3 में भी 5 जोड़ते हैं और दूसरा 3 में भी 5 जोड़ते हैं, तो यहाँ से भी 8 आएगा, यहाँ से भी 8 आएगा। तो यही कहता है दूसरा कि अगर बराबर को बराबर में जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से बराबर नंबर बराबर जोड़े, नंबर भी बराबर आ गए। तीसरा क्या कहता है, यदि बराबर को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। जैसे नंबर को दिया हुआ है 10 और इसको में से हम बराबर घटा रहे हैं 2, यहाँ पर घटा कर जो संख्या आ रहा है वो भी 8 आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है। तो ही तीसरा अभिगृहित कहता है। और चौथा क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती, यहाँ पर संपाती का मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। संपाती का मतलब होता है बराबर, मतलब खुद के बराबर। संपाती कहने का मतलब हम स्वयं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं दूसरे के बराबर होते हैं। कहता है जो स्वयं के बराबर है, जैसे कोई वस्तु है वह खुद के बराबर है। जैसे 10 है, 10 का एक नोट 10 के खुद के बराबर है, तो दोनों 10 का नोट आपस में बराबर होगा, ये हो गया। और तीसरा पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण कहने का मतलब जैसे मान लेते कोई नंबर 10 है और इसका हम कोई भाग निकाले, जैसे 10 का आधा भाग निकाल लिया, 10 का हाफ यानी कि 5 हो गया, तो जो उसका आधा भाग 5 आया है, इसको से तो हमेशा ये पहले वाला ये पूर्ण है, ज़्यादा ही होगा। तो यही कहता कि अगर इसका कोई भाग हम निकाल लेते हैं, चाहे 1/4 निकाल लेंगे तो भी 10 आ जाएगा, 5/2, तो इसको से ये नंबर हमेशा बड़ा होगा। अब कहता है छठा, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होता है। जैसे कोई वस्तु है उसका दुगना कर दे और उसी वस्तु का फिर एक बार दुगना कर दे, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। जैसे सिंपल बात है, 2 का दुगना करेंगे 4 और फिर से 2 का दुगना करेंगे तो फिर से 4 ही आएगा। उसी तरह से सातवां क्या है, एक ही वस्तु के परस्पर आधा, जैसे 10 दिया हुआ उसका आधा 5 कर दे, फिर 10 दिया हुआ उसका आधा 5 कर दे, तो बराबर होगा। तो ये 7 था यूक्लिड के अभिगृहित, और ये सब को मतलब प्रूफ दे दिया गया, पहले से ही माना गया कि यह सब सत्य है। और अगर आप लोग चाहते हैं नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड का अभिधारणा। यूक्लिड का टोटल 5 अभिधारणा था, 5 अभिधारणा भी देख लेते हैं। अभिधारणों को अंग्रेजी में पोस्टुलेट्स कहते हैं। यहाँ से हम पहला समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि 2 विभिन्न बिंदुओं के बीच सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे हम 2 बिंदु लेते हैं, ए, एक बिंदु बी। पहला अभिधारणा कहने का मतलब है कि जो 2 बिंदु है ये दोनों के बीच मात्र एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग रेखा नहीं खींच सकते हैं। खींचने का कोशिश कीजिए, इससे ज़्यादा और रेखा खींच सकते हैं, सीधी रेखा, एक ही रेखा, इसको सीधी रेखा खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। पहला ये है। दूसरा कहता है एक शांत रेखा को अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई एक रेखा है, मान लेते हैं ये एक रेखा है ए और बी, ए और बी एक रेखा दिया हुआ, कहता है इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, इधर भी इधर भी। हम लोग ये सब का यूज करेंगे आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा अभिधारणा यही कहता था। तीसरा क्या कहता है, किसी को भी केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे कोई भी यहाँ पर किसी को भी मतलब कोई बिंदु है, इसको अगर हम केंद्र मान के और कोई भी त्रिज्या ले लें, कोई भी त्रिज्या, यहाँ से हम लोग जानते हैं यहाँ और यहाँ के बीच जो दूरी होता है इसी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से साइड तक। तो यहाँ से कोई भी त्रिज्या लेकर हम कोई भी वृत्त खींच सकते हैं। जैसे और बड़ा त्रिज्या करेंगे और बड़ा वृत्त बनाएंगे, ये कहता है तीसरा। अब चौथा है सभी समकोण। समकोण का मतलब कोण, जो कोण बनता है
और समकोण, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। कहता है सभी समकोण आपस में बराबर होता है। जैसे समकोण यहाँ बन रहा हो, चतुर्भुज में समकोण बनता हो, वर्ग में समकोण बनता हो, आयत में समकोण बनता हो, कहीं भी समकोण बनेगा तो टोटल जो समकोण होगा सभी का मान 90 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं हो कि एक जगह समकोण बन रहा तो 80 डिग्री होगा, एक जगह 90 डिग्री, एक जगह 100 डिग्री, नहीं, सभी जगह 90 ही होगा। पांचवा समझ लेंगे। पांचवा कहता है कि एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा ये, एक सीधी रेखा ये, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। दो सीधी रेखा एक सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखा एक सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही ओर दो अंतःकोण बनाता है। एक ही ओर दो अंतःकोण बनाता है। कोण इस प्रकार बनाता है कि इन दो कोणों का योग दो समकोण से कम है। जिस कहता है कि एक तरफ हम इसी तरफ दोनों से दो कोण बना लिए, और कहता है यह धारणा कि दोनों कोण जब जोड़ेंगे इसका नाम दे देते हैं कोण एक, इसका नाम कोण दो। अगर कोण एक और कोण दो जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़फल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दो समकोण कहता है, दो समकोण, एक समकोण में 90 डिग्री, फिर एक समकोण में 90 डिग्री, यानी कि टोटल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से छोटा हो। दो रेखा मिल रहा है, सॉरी दो सीधी रेखा, उस पर कोई एक तीसरी सीधी रेखा आकर गिर रहा है, और जब ऐसे गिरेगा तो कोई एक तरफ दो कोण बनाएगा, और जब दो कोण बनाता है तो दोनों कोण को जब जोड़ते हैं तो उसका जोड़फल 180 डिग्री से कम आना चाहिए। और जब 180 डिग्री से कम आता है तो कहता है कि उन दो सीधी रेखा, कौन कौन सीधी रेखा, ये तो तीसरी रेखा, इसका सी नाम देते हैं, ये तो आकर इस पर गिर रहा है, पहले से कौन था, ए था, बी था। तो कहता है इन दो सीधी रेखाओं को अपरिमित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो उसी तरफ मिलता है जिस तरफ ये दोनों कोण बनता है। जिस तरफ ये, अगर ऐसा झुका हुआ नहीं रहेगा तो अगर सीधी ऐसे कर दे और ऐसे सीधा हो तो हम लोग जानते हैं एकदम सीधा रेखा होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हल्का झुका हुआ धीरे धीरे करते 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 आगे जाकर इस साइड मिलेगा, इस साइड तो और दूरी बढ़ते जा रहा है तो कभी नहीं मिलेगा। पांचवा भी धारणा यही है कि कोई दो सीधी रेखा उस पर कोई तीसरा रेखा आके गिरता है जो तो गिरने के बाद एक ही तरफ दो ऐसा कोण बनाता है कि दोनों कोण का जोड़फल यदि 180 डिग्री से कम आता हो तो दोनों सीधी रेखा उसी तरफ मिलेगा जिस तरफ यह कोण होता है, तो इसी तरफ मिलेगा, ना कि इस तरफ मिलेगा। अब ये था यूक्लिड के 5 उदाहरण, अगर नोट करना चाहिएगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ परिभाषा दिया गया है जिसको भी पहले ही से सत्य मान लिया गया है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं बिंदु है, रेखाखंड है, किरण, रेखा, कथन, परिमेय, उत्पन्न, ये सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले बिंदु है। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। सबसे पहला चीज बिंदु, बिंदु को अंग्रेजी में हम लोग पॉइंट कहते हैं, पॉइंट। अब पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, इसको हम बिंदु को बोलेंगे कि ये भी एक आकृति है, ज्यामिति में हम लोग पढ़ रहे थे, इसको भी आकृति बोलेंगे। वैसा ज्यामिति आकृति कि जिसको में न लंबाई हो न चौड़ाई हो, कुछ भी नहीं हो, न मोटाई हो, सिर्फ एक सिंबल होता है इस तरह का, उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड को अंग्रेजी में हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है कि दो कोई बिंदु दिया हुआ, एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु बी ले लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम रास्ता को ही रेखाखंड कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम लाइन होगा, जो सबसे छोटा लाइन होगा दो बिंदुओं के बीच खींचने वाला, जैसे अगर मान लेते कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु डी है, ये दोनों में जो सबसे छोटा लाइन होगा यही कहलाएगा रेखाखंड। इसके बाद किरण। तो किरण किसको बोलेंगे, जिस रेखाखंड को हम लोग सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं,
एक तरफ अंत रहेगा और फिर अगर ये मान लेते हैं कोई रेखाखंड है तो इसको सिर्फ हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं, चाहे तो बी की तरफ चाहे तो ए की तरफ। तो इसी को हम लोग बोलेंगे किरण। किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं। और उसके बाद है रेखा। रेखा का मतलब होता है लाइन, सीधा हम लोग जो कहते हैं लाइन खींच देना वही रेखा होता है। रेखा कहने का मतलब कि उसको बोलेंगे जिस ज्यामितीय आकृति जब कोई रेखाखंड है उसको हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो जो आकृति बनेगा उसी को हम लोग रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी लिखे हैं जिसका डेफिनेशन हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है कथन। कथन को अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं। कथन को अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं। कथन कहने का मतलब कोई चीज बोल दिया, तो कथन उसको कथन कहने का मतलब कोई बोल रहा है वही एक कथन है। तो कथन जो है एक कह सकते हैं सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कथन को हम लोग दो तरह से चूज करेंगे। कथन दिया हुआ रहेगा, चाहे तो कथन सही होगा या गलत होगा। ये क्या है परमे। परमे को अंग्रेजी में थ्योरम कहते हैं। थ्योरम परमे या इसका एक नाम और है सद। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। परमे को हम लोग सिद्ध करेंगे, जैसे कोई दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे ज्यामितीय विधि के द्वारा, तो वही परमे कहलाएगा। और उपपरमे जिसको कौरव भी बोलेंगे। तो उपपरमे क्या है, जिसको हम लोग परमे जो सीधा कह सकते हैं कि जो सीधा परमे से ही निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे। यहीं तक छोड़ते हैं, आगे और भी बहुत तरह का देखेंगे परिभाषा और उसके बाद परमे को भी प्रूफ करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे बनाएंगे। तो अगर आप लोग को यह सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो लेक्चर हम देंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन था, पहला लेक्चर था, इसके बाद भी और लेक्चर आएगा, तो उसका मतलब कि आप लेक्चर को छूट ना जाए, इसीलिए पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो और भी स्टूडेंट को बताइए। थैंक यू वेरी मच।